नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और समय हो चुका है 9 बजे का और 9 बजे के साथ ही समय है प्राइम बुलेटिन का। इससे पहले खबरों का रुख करें, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे 9 रिपोर्टर अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कंचन कनौडिया दिल्ली से हैं, अभिषेक विजय जयपुर से हैं, पूजा मोहन पांडे जयपुर से हैं, शुभम पांडे मुंबई से, अक्षयानंद दिल्ली से हैं, विनीत श्रीवास्तव भोपाल से लाइव है, करण शर्मा दिल्ली से लाइव और हैदर अली गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हमारे रिपोर्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक एक कर सभी का रुख करेंगे, एक एक खबर पर विस्तार से पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत पहली खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख्वाजा की दरगाह के लिए चादर भिजवाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए भेजा जाएगा चादर। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा ले जाएगा अजमेर चादर। अजमेर शरीफ दरगाह पर यह चादर चढ़ाई जाएगी और पिछले साल पीएम मोदी ने भगवा रंग की चादर पहुंचाई थी अजमेर शरीफ और इस बार अब ये चादर का रंग आखिर कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चादर भिजवाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ये चादर भिजवाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम आपको विस्तार से बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख्वाजा की दरगाह के लिए चादर भिजवाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ये चादर भिजवाया जाएगा। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये अजमेर शरीफ लेकर जाएगा चादर। अजमेर शरीफ दरगाह पर यह चादर चढ़ाई जाएगी और पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवे रंग की चादर भिजवाई थी और हर साल की भांति इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अजमेर शरीफ में दरगाह पर चादर पोशी के लिए एक चादर पहुंचाएंगे। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये चादर लेकर जाएगा अजमेर शरीफ और वहां पर दरगाह में ये चादर चढ़ाई जाएगी। तो पिछले साल भी पीएम मोदी ने भगवे रंग की चादर भिजवाई थी। इस बार आखिर चादर का रंग क्या वाकई फिर से भगवा रंग होगा या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो अजमेर लेकर इस चादर को जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ख्वाजा की दरगाह के लिए भेजेंगे चादर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए इसी खबर पर। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर पहुंचाई जाएगी। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस चादर को लेकर पहुंचेगा। सबसे पहले ज्यादा जानकारी के साथ अपडेट आपसे चाहूंगी आनंद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ को एक चादर चढ़ाएंगे। दरअसल ये चादर आज 12:30 बजे वो अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को देंगे। जो जमाल सिद्दीकी ही इस चादर को लेकर अजमेर शरीफ जाएंगे जहां वो चढ़ाएंगे। दरअसल इससे पहले भी प्रधानमंत्री चादर अजमेर शरीफ से चढ़ा चुके हैं और उसका चादर का रंग भी भगवा था, लेकिन आज जो 12:30 बजे ये चादर दी जाएगी तो उस दौरान बीजेपी के उपाध्यक्ष मंसूर भी होंगे। तो तमाम चीजों को लेकर पीएम मोदी कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर, समुदाय को लेकर इस साथ देश में जो अपनी अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री खुद लोकसभा से पहले अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि अजमेर शरीफ में आज प्रधानमंत्री चादर भेजेंगे और चादर खुद उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए आनंद, सवाल एक ये भी है और ये सवाल काफी दिलचस्प है। बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो भगवा रंग अपने आप मन में और ख्याल में आता है और जिस तरह के जिक्र आपने भी किया, देखिए पिछले बार अगर हम बात करें तो भगवे रंग का एक चादर पहुंचाया गया था अजमेर शरीफ। क्या इस बार भी ठीक पहले साल के भांति ही जो चादर का रंग है वो बरकरार रहने वाला है या फिर कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर भी सवाल बीजेपी पर जरूर उठते हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करना चाहती है। देखिए, आरोप बीजेपी इसमें लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार तमाम विपक्षी पार्टी इसको लेकर कहीं ना कहीं सनातन या भगवे से बीजेपी को जोड़ते हैं,
लेकिन आप देखिए जो राजनीति विपक्ष करता है उसमें भी एक कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को लेकर तवज्जो दी जाती है। हम्म। कांग्रेस सरकार में ही हिंदू आतंकवाद सुनाई दिया गया था, तो उनके तमाम नेताओं ने हिंदू आतंकवाद, क्योंकि अगर बात की जाए आतंकवाद से तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमने हर बार सुना है। लेकिन जब हिंदू आतंकवाद होता था तब एक सवाल उठता था कि आप किसकी राजनीति कर रहे हैं। कल की बात है, कल कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, जिसमें से लोकसभा में नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको इनविटेशन दिया गया राम मंदिर के इनविटेशन में, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम बीजेपी और आरएसएस का है। तो अगर राम की बात की जाए, ये ना तो बीजेपी के हैं, ना आरएसएस के, ना किसी और के हैं, ये देश की भावना है। कहीं ना कहीं 140 करोड़ व्यक्तियों को, देश की आबादी को आस्था है, उन पर विश्वास है, उन पर। यही कारण है कि आप देखिए आज देश के किसी भी हिस्से में ले लीजिए, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर एक व्यक्ति को राम के आगमन को लेकर यकीन है कि 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होंगे। और हर एक व्यक्ति, इवन अ सिंगल पर्सन, हर एक व्यक्ति जाना चाहता है 22 जनवरी को, साक्षी होना चाहता है उस प्राण प्रतिष्ठान को लेकर, जहां राम विराजमान होंगे और 500 सालों का वनवास छूटेगा। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हुए इसको मना कर दिया, इनविटेशन मना कर दिया। आप देखिए पहले तो ये लोग इनविटेशन को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन जैसे इनविटेशन मिला तमाम विपक्षी पार्टी उस पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो आपको समझना होगा, बीजेपी अगर भगवे की राजनीति करती है तो अल्पसंख्यक तमाम लोग हैं, तमाम विपक्षी पार्टी अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। और यही कारण है अपनी अपनी राजनीति को दोनों ही पार्टियां बखूबी इस्तेमाल करती है और लोगों के बीच में ले जाती है। और अगर बात करें भगवा की, तो वो रंग अपने आप में बलिदान, सेक्रीफाइस और कहीं ना कहीं उस संघर्ष का प्रतीक होता है जो कि लोगों ने अपनी संघर्ष में बताए हैं, बताने के बाद आज जीत हासिल की है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रोटी को किस ओर से ज्यादा सेकना है ये तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जानती ही हैं। खैर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आना। रुक करते अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक आज होने जा रही है। वर्चुअली किया जाएगा बैठक का आयोजन। बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। मैनिफेस्टो में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए सबसे पहले तो जब हम बात मैनिफेस्टो की करते हैं तो आपको ये समझना होगा, मैनिफेस्टो ये वो लिस्ट है जिसे चुनाव के दौरान जब जनसभा करने के लिए कोई भी पार्टी पहुंचती है तो वहां जनता के समक्ष रखा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ये मुद्दे अहम हैं और इन मुद्दों पर हमारी सरकार काम करेगी, ये हमारा वादा है। तो अब इसी मैनिफेस्टो में आखिर मुद्दे कौन से होंगे, किन मुद्दों को मैनिफेस्टो में जगह दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन आज किया गया है। वर्चुअली माध्यम से तमाम कांग्रेसी नेता इस बैठक से जुड़ेंगे और इस बैठक में मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा होगी, बातचीत की जाएगी। कई अलग अलग मुद्दों पर यह बैठक होगी और चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक आज करेगी। वर्चुअली बैठक में कई नेता कांग्रेस के जुड़ेंगे। हम सभी जानते हैं मार्च में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की सिर्फ कोशिश यही है कि चाहे मैनिफेस्टो हो, चाहे वो जुबान के द्वारा कही गई बातें हों, दावे वादे हों, हर एक बात का प्रभाव जनता पर पड़ सके। और जब हम बात कांग्रेस की करते हैं तो देखिए कांग्रेस इस बार अकेली नहीं है लोकसभा चुनाव में। इस बार कांग्रेस को 28 और दलों का सहयोग मिला हुआ है और उन 28 और दलों के सहयोग के साथ जो INDIA इंडिया अलायंस तैयार किया गया, इसमें कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहा है। रुक करते अगली बड़ी खबर का। चेक गणराज्य के पीएम का आज निम्स दौरा होगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में निम्स की उन्होंने तारीफ की थी। पीएम पेट्रो फियाला ने की थी निम्स यूनिवर्सिटी की तारीफ। निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला आज जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और इससे पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट में संबोधन के दौरान चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो फियाला ने निम्स यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। तो पेट्रो फियाला आज निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और यहां पहुंचने के साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत होगी।
चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो फियाला आज निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की जो सभा आयोजित की गई थी उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो फियाला। और उसी दौरान आप सोचिए कि निम्स यूनिवर्सिटी का काम किस तरह से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, किस तरह से लोगों के बीच निम्स यूनिवर्सिटी जो लगातार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अपना बेहतर कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर पेट्रो फियाला ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में ही निम्स यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दिया और इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं निम्स यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा। निम्स यूनिवर्सिटी के साथ तमाम रिसर्चिंग मुद्दों पर साथ काम करेंगे मिलकर। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ गए हैं। पूजा, चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो फियाला आज आ रहे हैं निम्स यूनिवर्सिटी। काफी बड़ा दिन निम्स यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ना केवल वो यहाँ खुद आ रहे हैं बल्कि जमकर तारीफ भी उन्होंने ग्लोबल समिट में की है निम्स यूनिवर्सिटी की। पूजा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए जमकर तारीफ करी है गुजरात वाइब्रेंट समिट में। और सबसे खास बात क्या है कि गुजरात वाइब्रेंट समिट में जब प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी उस दौरान वहां पर जिगोवा जो कि राजदूत हैं चेक रिपब्लिक की, वो भी मौजूद थी और साथ में पेट्रो फियाला भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के साथ जो रिश्ता है वो अभूतपूर्व है, कहीं ना कहीं अनुकरणीय है। और खास बात क्या है कि राजस्थान में पहली बार किसी भारतीय विश्वविद्यालय में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री या यूं कहूं कि विदेशी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और गुजरात वाइब्रेंट समिट में तो चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री का पहुंचना लगभग लगातार जारी रहा है, लेकिन राजस्थान में पहली बार किसी विश्वविद्यालय में कोई विदेशी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और देखिए जब पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री तो उनके पहुंचने से पहले किस तरह की तैयारियां निम्स यूनिवर्सिटी में नजर आ रही हैं। ये वो कॉरिडोर है जहां से पेट्रो फियाला होकर के जाने वाले हैं और इसके साथ में उनके साथ में चेक रिपब्लिक का पूरा डेडिकेशन होगा। और यही वो ऑडिटोरियम है जहां पर जो है फियाला जो है वो स्पीच देने वाले हैं। और इस दौरान खास बात क्या है कि निम्स यूनिवर्सिटी में जब फियाला मौजूद होंगे तो यहां पर निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला फियाला खुद रखने वाले हैं। और इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी की तरफ अगर कोई यूनिवर्सिटी पहली बार काम कर रही है तो वो निम्स यूनिवर्सिटी है। हालांकि कई सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो निम्स यूनिवर्सिटी का ये पहला इनिशिएटिव है एआई टेक्नोलॉजी की तरफ। और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से अब देश की सुरक्षा हो या फिर दूसरे देशों पर हमला करना, एआई टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी फियाला करने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, और देखिए क्योंकि पेट्रो फियाला यहाँ पर खुद पहुंच रहे हैं और जो पोस्टर्स हैं, जो तैयारियां हैं, जो किस तरह से की गई हैं वो भी आपने दिखाया। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी का जब हम जिक्र करते हैं तो आपने खुद कहा कि सबसे पहला इनिशिएटिव एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर अगर एआई टेक्नोलॉजी को लेकर अगर किसी ने किया है तो वो निम्स यूनिवर्सिटी है। ऐसे में जानकारी ये भी है कि पेट्रो फियाला और निम्स यूनिवर्सिटी साथ मिलकर जो हेल्थ सेक्टर में रिसर्च है वो आने वाले समय में करेंगे। किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है रिसर्च के जरिए, इस पर भी चर्चा होगी। और इसलिए ये आगमन पेट्रो फियाला का बहुत खास माना जा रहा है। पूजा, बिल्कुल बेहद खास है पूजा। देखिए आपने तमाम बातों का समायोजन इसमें कर दिया, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, बात पूरी हो जाएगी अपने आप में। देखिए जब हम बात कर रहे हैं फियाला के आगमन की तो निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादातर बच्चे जो हैं अलग अलग देशों के पढ़ते हैं। इसमें चेक रिपब्लिक के बच्चे बहुत ज्यादा हैं जो कि साइंस सेक्टर यानी कि हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई रिसर्च करते हैं। यही वजह है कि फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट का यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी। और इसके अलावा जब डेलीगेशन बैठेंगे तो न सिर्फ निम्स यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन यहाँ पर बैठेगा बल्कि संपूर्ण
राज्य की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, राजस्थान के वो तमाम डेलीगेट्स भी यहाँ पर बैठे होंगे जो कि अलग अलग वर्गों से आते हैं और हेल्थ सेक्टर पर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो आप समझ पा रही होंगी पूजा कि निम्स यूनिवर्सिटी कितनी अग्रणी भूमिका न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि राज्य के भविष्य, देश के भविष्य के क्षेत्र में भी एक कदम आगे बढ़कर इनिशिएटिव ले रहा है। बिल्कुल पूजा, लगभग कितने बजे तक यहाँ पर पेट्रोफियाला पहुंच सकते हैं? 9:45 बजे का समय है और उसके पहले देखिए किस तरीके की अभूतपूर्व तैयारियां हैं। सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ राज्य सरकार की पुलिस बल्कि केंद्र सरकार की भी पुलिस यहाँ पर हाई अलर्ट पर है और तैयारियां पुख्ता तरीके से। आप इसके अलावा ये जो कॉरिडोर बनाया गया है इसमें देखिए कि अलग अलग देशों के फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये भाव और ये सजावट अपने आप में बताती है कि हम वसुधैव कुटुंबकम कहते नहीं हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनी आत्मा में आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं। और यही वजह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई विदेशी प्रधानमंत्री पहली बार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का रुख नहीं कर रहे हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई कई सारी इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर लिए जाने वाले हैं जो आगे न सिर्फ राजस्थान बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। बिल्कुल देखिए, और निम्स यूनिवर्सिटी के लिए वाकई ये गौरव का क्षण है क्योंकि पहली बार, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कोई विदेशी प्रधानमंत्री अगर भारत में पहली बार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख कर रहा है तो वो निम्स यूनिवर्सिटी खुद में है। अच्छा पूजा, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब कोई आपने राजस्थान के डेलीगेट्स की बात की कि वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, खुद यहाँ पर जो पेट्रोफियाला है वो मौजूद रहेंगे, चेयरपर्सन जो है वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में ये भी खास हो जाता है कि जो वहां पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी एक गेट टुगेदर उनका होने वाला है? बिल्कुल गेट टुगेदर होने वाला है। स्टूडेंट्स फियाला को सुन पाएंगे और इसके अलावा देखिए जब हम छात्रों की बात करते हैं पूजा, देखिए हम और आप, हमने कभी शायद बचपन में ये सोचा नहीं होगा कि हम इन क्षणों के साक्षी हो पाएंगे। और इसके अलावा मेरे ख्याल से हमारे निम्स यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन हैं BS तोमर, उन्होंने भी शायद ये सोचा नहीं होगा कि बचपन में या बहुत अर्ली एज में जो उन्होंने सपना देखा वो आज इस तरीके से फलीभूत होगा कि संपूर्ण विश्व उस सपने का साक्षी बनने जा रहा है। जब हम स्वर्णिम भविष्य, स्वर्णिम पथ की कल्पना कर रहे हैं, एक लाइन मेरे जहन में बार बार आ रही है। स्कूलिंग जब मेरी चल रही थी उस दौरान दीवारों पर लिखा रहता था कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार सिर्फ सरहद में गोली चलाने या गोली खाने से नहीं आता। स्वदेश का प्यार हर उस क्षेत्र को प्रशस्त करने से आता है जो क्षेत्र BS तोमर और निम्स यूनिवर्सिटी ने अपनाया है। वो क्षेत्र है, देखिए हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में। आज विज्ञान, चाइना वैज्ञानिक तौर पर या विज्ञान के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में अपने आप को जितना सशक्त करता है वो उतना ज्यादा भयावह तौर पर और ताकतवर तौर पर संपूर्ण विश्व के सामने खड़ा होता है। आज इंडिया ने भी इस बात को समझ लिया है कि हम विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप को परिपक्व करेंगे, सार्थक करेंगे, सामर्थ्यवान बनाएंगे, तभी हम आगे जाकर के संपूर्ण विश्व को दिशा दिखा पाएंगे और संपूर्ण देश की दशा को तय कर पाएंगे। और देखिए निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन BS तोमर जिस तरह से लगातार मेहनत करते रहे और उनके मेहनत का ही ये परिणाम है कि आज निम्स यूनिवर्सिटी पहला ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुका है जहां कोई पहली बार विदेशी प्रधानमंत्री यानी चेक रिपब्लिक के PM पेट्रोफियाला पहुंच रहे हैं। पूजा, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ के 9 रिपोर्टर्स का पैनल लगातार बना हुआ है। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। सेंसेक्स 271 अंक बढ़कर 71,657 पर बंद।
निफ्टी में भी 73 अंक की बढ़त हुई है। वहीं 21,600 के पार निवेशकों ने 1,39,000 करोड़ कमाया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत के बाद आखिरी सेशन में तेजी लौटी है और अब 30 शेयरों वाला BSE सेक्टर्स इंडेक्स जो है वो 271.50 अंकों की बढ़त के साथ 71,657.71 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी सूचकांक 73.86 अंकों की मौजूदगी के साथ 21,618.70 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभम, रुक करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, क्या अभी फिलहाल शेयर मार्केट में हालात है, क्या स्थिति है? कभी उतार कभी चढ़ाव, शुरुआत में उतार, उसके बाद फिर हाई और अब फिर स्तर जो है वो घटता नजर आ रहा है। शुभम। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, मार्केट का यही नियम है, पहले उतार होता है फिर चढ़ाव होता है, जिससे जो निवेशक है उनके चेहरे पर कभी खुशी आती है कभी गम हो जाते हैं कि आखिर मार्केट में जब उछाल देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है जो शेयर उन्होंने खरीदे उसके प्राइस जो है महंगे हो जाते हैं। देखिए अभी तक 72,000 के नीचे जो है सेंसेक्स जो है खुलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो 2-3 दिन कारोबार अच्छा था, लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो आज उस तरीके की उछाल देखने को जो है वो मार्केट में नहीं देखने को मिली। लेकिन कुछ अगर शेयर की बात करें, जैसे एक्सिस बैंक की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, इनके शेयर्स में काफी उछाल जो है हमें देखने को मिल रही है, कुछ पसंद देखने को मिल रही है, उस तरीके की उछाल देखने को मिली है। लेकिन अगर आज की बाजार की बात करें तो उस तरीके की रफ्तार जो है बाजार ने नहीं पकड़ी जितना हमने कल परसों में देखा था। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मार्केट आज उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देने वाला, उस तरीके की उछाल देखने को नहीं मिले जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि उस तरीके की उम्मीद जो हम कर रहे हैं वो पूरी नहीं होगी आज, लेकिन जिस तरह की शुभम स्थिति बनी हुई है, कभी शेयर मार्केट में उतार कभी चढ़ाव और ये तमाम चीजें, इससे क्या जो आगे कही जा रही है बातें कि पांचवी अर्थव्यवस्था तो भारत बन गई है, अब धीरे धीरे स्थिति और बेहतर होगी, निवेश और बढ़ेगा, तो क्या ये समझा जाए कि इस साल और ये महीना अभी आगे और सुधर सकता है? शुभम। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, हमने दिसंबर में देखा था कि पहली बार सेंसेक्स जो है वो 72-70,000 के पार गया था। उससे पहले 10 साल पहले ही हमने देखा था कि उस तरीके का मार्जिन नहीं हो पाता, वो आंकड़ा नहीं पहुंच पाता। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में कारोबार अच्छा होने वाला है। हमने पिछले सप्ताह उस तरह की उछाल, उस तरह की व्यापार में कारोबार देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस हफ्ते 2-3 दिन अच्छे थे और ऐसे में आज चढ़ाव उतार देखने को मिला। तो इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में मार्केट कारोबार अच्छा होने वाला है। इससे अगर कारोबार अच्छा होता तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, इसी से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो ऐसे में जो शेयर्स हैं, जो लोगों ने शेयर खरीदे हैं, जो मार्केट वैल्यू है उसकी प्राइस बढ़ती है, तो ऐसे में मार्केट में उछाल देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो शेयर एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट और भी अच्छा होगा, व्यापार और भी अच्छा होने वाला है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर का। 2 दिवसीय गोवा दौरे पर सीएम केजरीवाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, चुनावी रणनीति पर चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है। तो 2 दिवसीय गोवा दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, चुनावी रणनीति पर चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है। तो 2 दिवसीय दौरा बेहद खास, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पहचान बना चुकी है और दिल्ली पंजाब में दबदबा के बाद तमाम राज्यों में जो जोर आजमाइश है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो लगातार देखने को मिल रही है। हर एक विधानसभा चुनाव में अगर भागीदारी की हम बात करें तो आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश, आपको याद होगा हरियाणा, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को परिणाम अभी उतने बेहतर नहीं मिल पा रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से लगातार मेहनत आम आदमी पार्टी कर रही है, इससे ये जरूर साफ है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाली है। गोवा जा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 2 दिन का उनका दौरा होगा गोवा में, और इस दौरान न केवल वो चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे बल्कि पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय आनंद लाइव जुड़ गए हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 2 दिवसीय गोवा दौरे पर पहुंच रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो उनका दौरा ये बेहद खास, क्योंकि न केवल आम आदमी पार्टी को तमाम राज्यों में मजबूत करना बल्कि इंडिया अलायंस की जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर है उसका निर्वहन भी प्रॉपर तरीके से करना बड़ी जिम्मेदारी है केजरीवाल के लिए। बिल्कुल पूजा, आज जो केजरीवाल जाएंगे आज और कल गोवा में ही रहेंगे, वहाँ पदाधिकारियों के साथ में वो बैठक करेंगे। बैठक इसलिए नहीं है कि वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने जा रहे हैं। जो खबर है, सूत्रों के अनुसार खबर जो है वो जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो पिछले बार विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे 2 सीटें उन्होंने जीती थी। अब उनका ये मानना है कि अगर इंडिया अलायंस के तरफ से उनको एक सम्माननीय सीट नहीं मिलती है तो वो ये इस बात पर फैसला कर सकते हैं कि गोवा में जो है वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़े। तो इसलिए ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरा है, सारे पदाधिकारियों से वो बैठक करेंगे वहाँ पे। बैठक के बाद ये फैसला लेंगे कि क्या उनको लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ना चाहिए या फिर अलायंस के साथ में ही लड़ना चाहिए। क्योंकि पिछले विधानसभा को आप देखें तो दो सीटें उन्होंने बहुत मशक्कत के बाद जीती थी, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस और बीजेपी को देखा जाए, क्योंकि वहां पर 2 ही पार्टी है ही, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी अगर 2 सीट भी लेकर के आ रही है तो अपने आप में एक दबदबा है उनका, ये मानेंगे और कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा, अलायंस की पार्टी को भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो वो इसलिए ही जा रहे हैं कि कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। अगर लगता है कि नहीं लोकसभा चुनाव में वो अकेले लड़ने को तैयार हैं तो वो अकेले ही लड़ेंगे, और इसलिए ही ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। पूजा, बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस तरह का अक्षय आपने जिक्र किया कि 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने इससे पहले जीती थी और अब उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो है वहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक विकल्प बनकर लोगों के लिए उभर रही है। लेकिन अभी भी देखिए सवाल यही है, जब आप इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हैं और उसके बाद आप एक रणनीति ऐसी तैयार कर रहे हैं कि अगर सीट पर समीकरण नहीं बैठता है तो हम अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हुए आम आदमी पार्टी के लिए ये जो राह है या ये जो डगर है ये इतना आसान होने वाला नहीं है? बिल्कुल पूजा, देखिए इंडिया अलायंस की जो बैठक है ना, इंडिया अलायंस तो बन गया है, सीट शेयरिंग पर बातचीत भी हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। पिछले दिनों देखेंगे आप आम आदमी पार्टी के साथ में बैठक हुई थी, फिर आरजेडी के साथ में बैठक हुई थी, उद्धव ठाकरे के साथ में बैठक हुई थी, सभी के साथ में बैठकों का तो दौर जारी है, लेकिन फाइनलाइज कुछ नहीं हो पा रहा है। आप बैठक के बाद एक होता है कि बैठक जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हो जाता है कि नहीं हमारे बीच में सीट फाइनल हो गया। अभी महाराष्ट्र की बैठक के बाद देखिए, बैठक में हुआ गए, लेकिन बैठक से पहले बयान दे देते हैं संजय राउत की 23 सीट हमें चाहिए। जब बैठक से पहले ही कोई बाइट आ जाए, कोई बयान आ जाए कि मुझे 23 सीट चाहिए, तो फिर वो सामने वाला बता रहा है ना कि नहीं मैं इतनी ही सीट लूंगा। केसी त्यागी बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस का ज्यादा सीट मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां सीट मांगे तो ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में उसका कोई वर्चस्व नहीं है वहां पर कम सीट लेना ही ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस सीट अगर ज्यादा मांग रही है तो ये अमानवीय है। तो आप देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के अभी काफी जद्दोजहद बाकी है इंडिया अलायंस और बाकी मतलब इंडिया अलायंस में पार्टियों में, ठीक है। अब आप इसको देखना होगा कि कैसे ये लोग सीट को फाइनलाइज यानी करें। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि गोवा में आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो वहां पर मजबूत है, और अगर वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है तो उन शेयर्स को शेयर आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं करना चाहेगी इंडिया अलायंस के साथ। हालांकि अब देखना होगा 2 दिवसीय दौरा आखिर कितना खास होने वाला है और क्या रंग लाता है। अक्षय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज भोपाल में बीजेपी की चिंतन बैठक होगी। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संगठन महामंत्री BL संतोष इसमें शामिल होंगे। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद ये पहली बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज भोपाल में बीजेपी की चिंतन बैठक होगी। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और देखिए, क्योंकि हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं
तो हम आपको ये बता दें कि इस बार न केवल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, बल्कि इस बार सीएम का चेहरा भी बदला गया। मोहन यादव सीएम बनाए गए। विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया और अब जानकारी ये भी निकलकर बीच में आई थी कि कई सांसदों का टिकट इस बार मध्य प्रदेश में कट सकता है, जिसमें कि प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल था। तो अब क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, तो क्या सांसदों का टिकट काटने के साथ अगर किसी नए चेहरे को इस बार मौका मिलता है तो क्या वो बेहतर परिणाम ला पाएगी बीजेपी के लिए? क्या ये फैसला बीजेपी के लिए सटीक और सही साबित होगा? ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर न केवल लोकसभा सीटों को साध पाना बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं कि एक आसान सफर है, बल्कि इस बार अगर कोई प्रयोग करती है सांसदों को बदलने की, उनके चेहरे को बदलने की भारतीय जनता पार्टी, तो इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट आखिर किस तरीके से देखने को मिलेगा बीजेपी को? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? चलिए, तो इसी पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत श्रीवास्तव। विनीत, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक शुरू होगी और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि बीच में खबर ये आ रही थी कि कई सांसदों का इस बार टिकट कट सकता है और नए चेहरों को मौका बीजेपी इस बार दे सकती है, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी हमने ये प्रयोग जो है बीजेपी का देखा था। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 29 विधानसभा सीट लोकसभा सीट जो मध्य प्रदेश से हैं, उसमें से एक सीट कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जीती थी, बाकी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी। लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें तकरीबन 6 से 7 जो कैंडिडेट्स उतारे थे, वो लोकसभा उम्मीदवार भी थे और आने वाले समय में वो लोकसभा के लिए दावेदारी भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं 7 उम्मीदवार वो जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लड़े और उसके बाद फिर कई नाम ऐसे हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे बीजेपी की तरफ से इस बार लोकसभा में मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उनके भी नाम जो हैं वो अब सीट्स के को लेकर आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं अगर आज की बैठक की बात करें तो ये बैठक सीहोर के किसी रिजॉर्ट्स में होने वाली है और इस रिजॉर्ट्स को लेकर अभी तक जो जगह का नाम है वो बहुत गोपनीय रखा गया है। मैं बता दूं कि ये बीजेपी की जो कार्यशैली है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बैठक का जो स्थान है वो अभी तक ओपन नहीं किया गया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव, साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यक्ष वी डी शर्मा और कई वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं संघ के और संगठन के, वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा जो सरकार है जीतकर वो बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन वहीं अगर बात करें अब लोकसभा सीट की, तो 29 सीटों को जिताने का जो दमदारी है वो बीजेपी को इस बार दिखानी पड़ेगी। पिछली बार 28 थी, लेकिन इस बार 29 जितानी पड़ेगी। वहीं अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो पिछली बार सुपड़ा साफ हुआ था लोकसभा में, बीजेपी मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ नहीं कर पाई थी। शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है और मोदी की जो गारंटी है उसका असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा। वहीं लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश में लोगों की पसंद बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से मोदी के बाद दूसरे नंबर का चेहरा शिवराज अभी पार्टी में नहीं है। वहीं मोहन यादव को आगे बढ़ाया जा रहा है। पोस्टर वार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने भी पोस्टर हालिया उसमें लगे हुए हैं, वो चाहे समर्थकों के हों या सरकारी, तो विनीत, क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो संघ और संगठन का मेल जोल है और मेल जोल के हिसाब से जो इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है, जिसका आपने जिक्र भी किया, शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा होगा जब विधानसभा चुनाव हुए लोगों ने उन्हें जमकर वोट दिया ये सोचकर कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मोहन यादव को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद कई लोग ऐसे थे जो रोते बिलखते नजर आए थे। लोगों का ये कहना था कि हमने आपको देखकर मतदान किया था। लेकिन अब देखना यह होगा संघ और संगठन के मिलाप का आखिर क्या परिणाम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनीत। तो मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। संघ और संगठन दोनों ही इस बार मिलकर बैठक करेगी, तो क्या होगा परिणाम, ये देखने वाली बात होगी।
रुक करते अगली खबर का। भारत अफगानिस्तान के बीच महामुकाबला जारी। आज मोहाली में T20 सीरीज का आगाज होगा। पहली बार दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज खेला जाएगा। शाम 7 बजे मैच की शुरुआत होगी। सीरीज के पहले मुकाबले पर संकट के बादल छाए हुए हैं क्योंकि मौसम खराब हो चुका है और ऐसे में मैच रद्द होने की संभावना है। तो आज से मोहाली में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज खेली जाएगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज सीरीज का पहला मैच है जिसकी शुरुआत शाम 7 बजे मोहाली में होगी। इसके बाद दोनों टीमें इंदौर जाएंगी जहां दूसरा T20 खेला जाएगा। वहीं सीरीज का अंतिम और तीसरा T20 बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। वहीं उनके साथ स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली की भी टीम T20 टीम में वापसी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करण जुड़ गए हैं। करण, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज मुकाबला, लेकिन मुकाबले के बीच जानकारी ये भी कि मौसम खराब अगर हुआ तो मैच रद्द हो सकता है। जी पूजा, टीम के स्टाफ से जब बात की गई है इसके बारे में, तो टीम के स्टाफ ने बताया है कि जो एक केमिकल आता है, क्योंकि जो मौसम देखिए मोहाली जो है वो काफी हाई एल्टीट्यूड पे है, हाई मतलब हाई जब पोजीशन पे होता है तो वहां पे ओस काफी पड़ती है, मॉइस्चर काफी होता है। तो ओस अभी देखिए पिछले भी मैचेस के अंदर हमने देखा था कि बादल चारों तरफ आ गए थे पूरे स्टेडियम में जब मोहाली में पिछली बार मैच खेला गया था। लेकिन इस बार स्टाफ ने कहा है कि वो एक केमिकल यूज कर रहे हैं जिससे जितनी भी फॉग है, जितना भी स्मोक है वहां पर, वो उसको स्कैटर कर देंगे। ऐसे में मैच जो है खेला जा सकेगा। हाँ, अगर बारिश होती है तो पूजा ये शायद मैच रद्द करना पड़ेगा। बिल्कुल करण, देखिए और केमिकल का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वहां पर मैच हो सके, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी इस मैच को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। तो और ज्यादा जो अपडेट है क्रिकेट को लेकर, इस मैच को लेकर, वो मैं आपसे चाहूंगी। आज का मुकाबला कितना दिलचस्प, कितना खास? जी पूजा, देखिए ये T20 सीरीज टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये लास्ट T20 सीरीज होगी जो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलेगी। क्योंकि जैसे ही T20 सीरीज रैप अप होगी वैसे ही टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है और मार्च 2024 से आईपीएल शुरू हो जाएगा। ऐसे में रोहित शर्मा के पास ये लास्ट मौका है कि टीम को मैनेज कर सके, टीम की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा से निखार सके। क्योंकि जो T20 सीरीज के अंदर इस समय टीम आएगी वो ही आप देखेंगे कि 60 to 70% T20 वर्ल्ड कप के अंदर यही टीम कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन आज के मैच में आपको विराट कोहली खेलते दिखाई नहीं देंगे, सूर्य कुमार यादव खेलते दिखाई नहीं देंगे क्योंकि विराट कोहली अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इस मैच को नहीं खेल पाएंगे। वही सूर्य कुमार यादव चोटिल हैं। तो रोहित शर्मा के पास देखिए ये इस समय सबसे बड़ी तो यानी डिफिकल्टी कह सकते हैं T20 मैच इस बार भारत के लिए बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट, और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो आज ये मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच का देख पाएंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर पश्चिमी भारत में कोहरे का कोहराम जारी है। आज बन सकती है गंभीर कोल्ड डे की स्थिति। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। करीब 5 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे से कई उड़ानें और ट्रेनें जो है वो भी प्रभावित हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठंड का मौसम लगातार बरकरार है और ऐसे में हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच न केवल ठंड बल्कि कोहरा भी बढ़ चुका है। और कोहरा बढ़ने के कारण यानी कि जो फॉग है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, विजिबिलिटी लेवल कम हो गई है, इसलिए ट्रेन और कई प्लेन यानी फ्लाइट्स को फिलहाल डिले कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ गए हैं। हैदर, मौसम का मिजाज काफी ज्यादा ठंडा होता जा रहा है और ऐसे में बारिश का अनुमान भी है। मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या अलर्ट जारी किया गया है? तमाम अपडेट्स आपसे। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि अभी कोई राहत ऐसी मिलने वाली नहीं है कि मौसम के अंदर लगातार जो तापमान में गिरावट आएगी। सूर्य देव जो है आज सुबह प्रकट होते हुए नजर तो आए हैं, लेकिन जो हवा की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा ठंडी है क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चल रही है। और बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस अब भी तापमान है जो
सुबह के टाइम घटकर वो 5 तक या 4 तक भी आ जाता है। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद के लेकर, तो देखिए ठंड को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो इंतजाम है उसको लेकर जब हम ग्राउंड जीरो पर निकलते हैं और हम देखते हैं तो उनके कहीं ना कहीं वो दावे धराशायी होते हुए नजर आते हैं। और कल हमने गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक उनसे इस बारे बसेरों पर अलाव की व्यवस्था को लेकर जानकारी जुटानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहीं ना कहीं वो सवालों से बचते हुए नजर आए। वहीं हम गाजियाबाद के जिलाधिकारी जो है उनसे ही बातचीत करने के लिए उनसे लगातार कॉल संपर्क साध रहे थे, लेकिन वो भी बचते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये हकीकत है कि गाजियाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों के जो दावे हैं, जो कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि वो हमारे चैनलों के माध्यम से जब हम लोगों को इस चीज को बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों से बचने के लिए, खास करके अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो हमसे बचते हुए नजर आते हैं। हालांकि जो लोग हैं वो अपने जो खासकर ठंड से बचने के लिए जो उपाय होते हैं उसको कर रहे हैं। खासकर भी चाय की जो स्टॉल है उनमें भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। जो लोग खासकर भी लकड़ियों का सहारा ले रहे हैं, खासकर भी जो अंगीठियां होती हैं उस पर कोयले जलाए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई करने के लिए तो कह दिया कि घर पे वो अंगीठी ना जलाएं ताकि कोई दुर्घटना न हो जाए, लेकिन खुलेआम ऐसे जो काम जो करे जा रहे हैं उसको लेकर भी कार्रवाई करनी चाहिए। खास करके अगर हम बात करें कोरोना का चल रहा है तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है कि मास्क लगाकर चलें या ठंड में मॉर्निंग वॉक पर जाने से बचें। प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो मॉर्निंग वॉक पर जाने से बचें, पूरे कपड़े जो ढककर बदन को चले। लेकिन खासकर भी जो इंतजाम होने चाहिए स्वास्थ्य विभाग चलिए के, ठीक है वो भी होते हैदर, हुए नजर नहीं आ रहे। अब देखिए ठंड क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में बढ़ती ठंड के बीच बहुत जरूरी है कि सावधानी आप खुद बरतें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके अपने सुरक्षित रहें। फिलहाल आपका शुक्रिया हैदर तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।